दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले धातुओं के गुण। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं धात्विक चमक। अपने शुद्धतम रूप में जो धातु की सतह चमकदार होती है, धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो आपने जैसे सोना चांदी देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, अपने शुद्धतम रूप में क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो इस गुण को हम कहते हैं धात्विक चमक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं दूसरा, आघातवर्धिता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धिता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धिता कहते हैं। आपने कारखानों में देखा होगा कि लोहे को पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जाता है, तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं, आघातवर्धिता। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं तन्यता। धातु की पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे आपने बिजली के जो वायर देखे होंगे, वो सभी क्या होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। तो जो धातु की जो पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यस फ्रेंड, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हम धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर व कॉपर उष्मा की सबसे अच्छे चालक हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एक लोहे की रोड को आगे से गर्म करते हैं तो कुछ समय पश्चात जहां से आपने पकड़ी हुई होती है वो वहां से भी गर्म हो जाती है। तो इससे ही क्या कहते हैं, उष्मा की चालकता कहते हैं। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती हैं, यानी जो धातुएं उष्मा का चालन करती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। यानी जो धातु होती है उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जैसे लोहा देखा जाए तो उसका गलनांक भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, जो धातु होती है तो हमने गुण देख लिए। अब जो धातु होती है उनके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हम देखते हैं क्षारीय धातु, लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। यस फ्रेंड, जो धातुएं ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, लेड तथा मरकरी धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। यानी जो लेड तथा मरकरी क्या होती हैं, धातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे आते हैं ध्वनिक यानी या सोनोरस धातुएं। तो ध्वनिक या सोनोरस धातुएं किसे कहते हैं, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस धातुएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो एकदम इजी है, सरल है। ध्वनिक धातुएं या सोनोरस धातुएं किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमने अभी पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ये मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अपवाद है। ओके फ्रेंड्स, गैलियम और सीजियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। ये हथेली पर रखते ही पिघलने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी गैलियम और सीजियम जो धातु होती हैं इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर हम इन्हें अपनी हथेली पर रखते हैं तो ये हमारी हथेली की उष्मा लेकर क्या होती है, वाष्पित होने लगती है, यानी पिघलने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। ओके फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। तो इसमें पहला हम देखेंगे एस, ये उष्मा की कुचालक होती है, यानी उष्मा का चालन नहीं करती है। जैसे हम एक लकड़ी लेते हैं, अगर उसको आगे से गर्म करते हैं तो जहां से हमने पकड़ी हुई होती है वो वहां से गर्म नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये आघातवर्धित नहीं होती है, यानी जो अधातु होती हैं उनको पतली चादर के रूप में नहीं डाला जा सकता। ये तन्य नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी इनके पतले तार नहीं बनाए जा सकते। ये चमकदार नहीं होती है, यानी ये इनकी जो सतह है वो चमकदार नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, ये अपर रूपों में पाई जाती है। जो अधातु होती है वो क्या होती है, अपर रूपों में पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके भी कुछ अपवाद होंगे। जैसे आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। यानी जो धातुएं क्या होती है, मुख्यतः चमकदार नहीं होती है, लेकिन जो आयोडीन एक ऐसी धातु है वो क्या होती है, चमकदार होती है। तो ये इसका अपवाद है। तो ये आपको जो साइंस में अपवाद हर जगह मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी धातुओं के रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, धातुओं का वायु में दहन।
या ऑक्सीजन के साथ क्रिया या दहन आ जाए या ऑक्सीजन के साथ क्रिया आ जाए, बात एक ही है। ओके फ्रेंड्स, धातुओं का वायु में दहन या ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन। जब इसकी दोनों क्रिया करते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जब हम धातु को जलाते हैं, ओके फ्रेंड्स, और जलने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब धातु को जलाते हैं तो इससे क्या होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो उदाहरण में हम देखते हैं कॉपर ये ऑक्सीजन है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को जलाया जाता है तो ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका रंग क्या होता है, काला रंग पड़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रासायनिक गुणधर्म है इसके पहले सबसे जलाने पर। ठीक है, अब हम आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं और क्षार का व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती हैं, अतः इससे बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पोटेशियम, ये अलग से पॉइंट दे रखा है, ये पोटेशियम से जो स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या दे रखे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम ये जो लाइन लिखी हुई है, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये आग पकड़ लेती है, अतः इससे बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो सोडियम धातु और पोटेशियम धातु ने केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं धातुओं की जल के साथ क्रिया, यानी धातुओं की जल के साथ कैसा व्यवहार है वो देखते हैं। धातु प्लस जल इनकी क्रिया कराई जाती है तो इससे धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कॉपर है और यहाँ पे जल है। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो इनसे क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन क्या गैस क्या मुक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जल के साथ अभिक्रिया है, तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर इनके साथ ये व्यवहार करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑक्साइड बना लेती हैं और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल के साथ धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड बन गया है जल के साथ क्रिया करने पर, और वो धातु ऑक्साइड अगर जल में घुलनशील है तो वो जल के साथ दोबारा क्रिया करके क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्या करता है, ये CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है, तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण जल से ये पुनः क्रिया करके क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, धातु प्लस अम्ल, तो इसकी अभिक्रिया तो लवण बन जाएगा और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये धातु ये अम्ल है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो इसमें MgCl2 यानी ये लवण का निर्माण हो गया प्लस ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये धातु की अम्ल के साथ क्रिया है, नॉर्मल है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए ये धातु A है और ये धातु B का लवण विलयन है। ओके फ्रेंड्स, जब धातु A की B लवण विलयन से कराई जाती है तो ये धातु A क्या करती है, B को क्या करती है, विस्थापित कर देती है और स्वयं अपना लवण बना लेती है। यहाँ पे दे रखा है A का लवण विलयन प्लस धातु, ओके, B धातु हो जाएगी। यानी धातु A ने क्या किया, B को हटा दिया और स्वयं उसकी जगह ले ली। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं धातु की अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। जैसे ये धातु Fe यानी फेरम यानी आयरन है, इसकी कॉपर सल्फेट के साथ, यानी ये क्या लवण हो गया, लवण विलयन किसी धातु का है, यानी कॉपर धातु का ये लवण विलयन है। जब इसकी आयरन से जब क्रिया कराई जाती है तो आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं SO4 से क्रिया करके ये फेरस सल्फेट यानी ये अपना लवण बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक्वा रेजिया या रॉयल जल। तो एक्वा रेजिया या रॉयल जल किसे कहते हैं, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को जब 3:1 में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी एक्वा रेजिया, यहाँ पे जो आपको 31 दिख रहा है वो 31 नहीं है, वो 3:1 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 3:1 है। यानी जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को जब 3:1, ये 3:1 है, 31 नहीं है। ओके फ्रेंड्स, 3:1 है, 1 में मिश्रित करते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है। ओके फ्रेंड्स, यानी आपने देखा होगा कभी कभी हमारी गलियों में क्या आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हम आपका सोना चमका देंगे, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये रॉयल जल होता है, वो क्या करते हैं, इससे जब सोने को उसके अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, ऊपरी जो परत होती है वो सोने की हट जाती है, उसको सोना हट जाता है और ये जो हमें वो सोना चमका कर दे देते हैं, लेकिन उसकी जो ऊपरी परत जो हट जाती है वो उसके अंदर घुल जाती है। और ये क्या करते हैं, जो ये रॉयल जल जो हमारे गलियों में आते हैं वो क्या करते हैं, जो रॉयल जल में से क्या सोना निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए, तो इस झांसे में ना पड़े कि सोना चमकाने वालों से सावधान रहें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में हम देखते हैं सबसे पहले प्राप्ति और क्रियाशीलता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सक्रियता श्रेणी लिख रखी है जिसमें कुछ धातुओं को शामिल किया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये फेरम यानी आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी Hg यानी पारा भी कहते हैं इसे, ये हो जाएगी अर्जेंटम यानी सिल्वर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, Ag, और Au जिसे हम कहते हैं ऑरम यानी सोना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे ये प्राप्ति हो जाएगी, यानी हम इनकी प्राप्ति कैसे करेंगे, तो इसमें हमें 3 भागों में बांटा गया है धातुओं को। उच्च क्रियाशील धातु, तो उच्च क्रियाशील धातु में क्या आते हैं, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक क्या आते हैं, उच्च क्रियाशील धातुएं आती हैं, और इनकी प्राप्ति कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन से। ओके फ्रेंड्स, और जिंक से लेकर कॉपर तक, जिंक से लेकर कॉपर तक क्या होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, H को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यानी जिंक से लेकर कॉपर तक ये मध्यम क्रियाशील धातु होती हैं, और H को छोड़कर यानी हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के उपयोग द्वारा, कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं मरकरी यानी पारे से औरम तक। पारे से औरम तक क्या होती है, निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। इन्हें ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, यानी प्राकृतिक अवस्था में ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, मरकरी, सिल्वर और औरम। ओके फ्रेंड्स, अब क्रियाशीलता देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होती है, ये जो पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, ये सबसे ज्यादा जो ऊपर जो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु होती है वो जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। फिर जो मध्य में जो उपस्थित धातु होती हैं वो मध्यम क्रियाशील होती हैं, जैसे जिंक से लेकर कॉपर तक, और सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती हैं वो Hg, Ag, Au हैं, और ये प्रकृति में क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अगर